मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज चौटिया। आज हम जो अपने दो चैप्टर हैं पारिस्थितिकी के इकोलॉजी वाले, इकोलॉजी के जो चैप्टर्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है उनको हल करेंगे, उनको देखेंगे थोड़ा आप लोग। जो भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों चैप्टरों में, एक चैप्टर के क्वेश्चन मैंने आपको लिखवा दिए थे, दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो इन दो चैप्टरों में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, हु गिव द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टर्म जो है, या हिंदी में अपन कहें पारितंत्र, या इसी को अपन क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी? आप लोगों को याद रखना है, A.G. टेंसले। A.G. टेंसले साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया, इकोसिस्टम टर्म दी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टर्म आती है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर या जैव मंडल। जैव मंडल किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? स्थल तंत्र, जल तंत्र और वायु तंत्र, यानी स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, कंसिस्टली कॉल्ड बायोस्फीयर। या अगर अपन पर्टिकुलर बात करें बायोस्फीयर टर्म, तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें इकोसिस्टम को देखा जा सकता है। The part of earth by which ecosystem can be seen. The part of earth by which ecosystem can be seen is called biosphere और जैव मंडल। और ये टर्म किसने दी थी? वर्नाडेस्की। वर्नाडेस्की साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने बायोस्फीयर टर्म दिया था। ठीक है, और कोल नामक एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इसी बायोस्फीयर को ही इकोस्फीयर कहा। बायोस्फीयर को इकोस्फीयर कहा किसने? कोल नामक साइंटिस्ट ने। कोल नामक साइंटिस्ट ने क्या किया? बायोस्फीयर को ही इकोस्फीयर कहा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हु गिव द टर्म इकोस्फीयर? कोल गिव द टर्म इकोस्फीयर, या हिंदी में इसे कह देते हैं पारिस्थितिक मंडल। तो पारिस्थितिक मंडल टर्म किसने दी? कोल ने दी थी। उसके बाद में आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है, बायो एनर्जेटिक अप्रोच। क्या है? बायो एनर्जेटिक अप्रोच। बायो एनर्जेटिक अप्रोच, इसी को हम डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम भी कहते हैं, और इट इज कॉल्ड डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम। या इसी के लिए एक और वर्ड काम में लिया गया है, साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स, बायो एनर्जेटिक अप्रोच और डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, ये जो टर्म है इसका मतलब क्या है, पहले तो डेफिनेशन समझ लीजिए। बायो एनर्जेटिक अप्रोच, ठीक है, बायो एनर्जेटिक अप्रोच, जैव ऊर्जा अवधारणा। तो जो अपने पारिस्थितिक तंत्र के कार्य थे, पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों में एक कार्य आता है ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो, और दूसरा आता है मिनरलाइजेशन और बायोजियोकेमिकल साइकिल या जैव भू रासायनिक चक्रण। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल और एनर्जी फ्लो कंसिस्टली कॉल्ड बायो एनर्जेटिक अप्रोच, यानी बायो एनर्जेटिक अप्रोच या डायनेमिक्स, हिंदी में भी डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम या साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स को हम हिंदी में इस प्रकार से लिख देंगे, साइबरनेटिक्स टर्म वही है। तो साइबरनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जो दो फंक्शन है इकोसिस्टम के अपने, एनर्जी फ्लो, ऊर्जा प्रवाह, एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैव भू रासायनिक चक्रण। ठीक है, ये बायो एनर्जेटिक अप्रोच कहलाती है। और इसी के बेस पे एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि न्यूट्रिशन डायनेमिक्स, यानी जो अपन ने इकोलॉजिकल पिरामिड की बात की थी कि एक के ऊपर एक जब अलग अलग ट्रॉफिक लेवल को या पोषी स्तरों को रख देते हैं तो उनमें क्या होता है,
एनर्जी का फ्लो होता है। तो इसको किसने समझाया था? लिंडेमैन ने। लिंडेमैन गिव द टर्म न्यूट्रिशन डायनेमिक। न्यूट्रिशन डायनेमिक और हिंदी में अपन कह देंगे पोषण गतिकी। तो पोषण गति की अवधारणा किसने दी? पोषण गति की अवधारणा जो है वो लिंडेमैन ने दी थी। इसके बाद में अपन जब बात करते हैं पारितंत्र की संरचना की, तो पारितंत्र की संरचना के अंतर्गत आप लोगों को पता है दो चीजें आती है। एक है अपना अजैविक पदार्थ और दूसरा है जैविक पदार्थ। फिर जैविक पदार्थों के अंतर्गत दो चीजें आ जाती है अपनी, एक है उत्पादक और दूसरा उपभोक्ता। तो उत्पादक जो होते हैं वो उत्पादक क्या करते हैं? उत्पादक अपन जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर उत्पादक केवल मात्र क्या है? हरे पादप है। ठीक है, हरे पादप जो है वो क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की अपन ने एक परिभाषा दी थी कि प्रकाशिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, या प्रकाश संश्लेषण की एक परिभाषा होती है कि अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करना। अर्थात उत्पादक क्या करते हैं? उत्पादक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। इसलिए उत्पादकों को क्या नाम दिया गया? उत्पादकों को नाम दिया गया क्या? कन्वर्टर। उत्पादकों को नाम दिया गया कन्वर्टर, या इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? कन्वर्टर और ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर को हिंदी में भी ट्रांसड्यूसर, और कन्वर्टक को आप लोगों को पता है क्या कहते हैं? परिवर्तक। तो परिवर्तक या कन्वर्टर किसको कहा गया? ग्रीन प्लांट्स को कहा गया, हरे पादपों को कहा गया। तो कन्वर्टक और परिवर्तक वर्ड जो है वो किसने यूज किए? तो उसके लिए आपको याद रखना है साइंटिस्ट E.J. कोरामोंडी ने हरे पादपों या उत्पादकों को कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर की उपमा दी, या E.J. कोरामोंडी गिव द टर्म ट्रांसड्यूसर। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, जो उपभोक्ता की अपन बात करते हैं तो उपभोक्ता जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी। तो जो हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओमनिवोरस एंड कार्निवोरस? जो मांसाहारी और सर्वाहारी है उनमें क्या अंतर है? तो आपको ध्यान में रखना है, इनमें एक छोटा सा अंतर है, क्योंकि मांसाहारी और सर्वाहारी दोनों ही उपभोक्ता होते हैं, लेकिन जो सर्वाहारी उपभोक्ता होते हैं वो टॉप कंज्यूमर्स कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड उच्च उपभोक्ता और टॉप कंज्यूमर। और वो इस प्रकार के होने चाहिए कि उनको खाने वाला कोई नहीं होता है एक फूड चेन में। खाद्य श्रृंखला में जो उच्च उपभोक्ता होता है उसको खाने वाला कोई नहीं होता है, जबकि कार्निवोरस को खाने वाले टॉप कंज्यूमर होते हैं। यानी द्वितीयक उपभोक्ताओं को तृतीयक उपभोक्ता खा सकता है, लेकिन तृतीयक उपभोक्ताओं को कोई भी उपभोक्ता नहीं खा सकता। मींस सेकेंडरी कंज्यूमर आर कंज्यूमेबल बाय द टर्सरी consumers, but tertiary consumers or top consumers are not consumable by any living organism। तो ये एक माइनर सा डिफरेंस है। उसके बाद में एक वर्ड आता है स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स क्या है? हिंदी में भी हम स्क्वेंजर्स ही लिखेंगे। स्क्वेंजर्स एक अलग टर्म आया है। स्क्वेंजर्स का मतलब क्या होता है? जो अपने सेप्रोफाइट्स होते हैं उन्हीं को अपन स्क्वेंजर्स कह सकते हैं। मींस जो डेड लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्क्वेंजर्स। उसके बाद में आता है डीकंपोजर्स, यानी उपभोक्ताओं को अपन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक है अपना स्मॉल कंज्यूमर्स और एक है लार्ज कंज्यूमर्स, और माइक्रो कंज्यूमर और मैक्रो कंज्यूमर, लघु उपभोक्ता और गुरु उपभोक्ता। तो लघु उपभोक्ता जो होते हैं
वो डिकम्पोजर्स होते हैं, या इनको सेप्रोफाइट्स भी कह सकते हैं अपन, सेप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स और कीमोट्रोप्स। तीसरा वर्ड क्या है, कीमोट्रोप्स। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, सॉरी ओस्मोट्रोप्स, न कि कीमोट्रोप्स, इसको अपन क्या कहेंगे, ओस्मोट्रोप्स। तो ये ओस्मोट्रोप्स, सेप्रोफाइट्स एंड डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि जो अपने लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, जैविक जो घटक हैं उसमें, चाहे आपके ग्रीन प्लांट्स हो, उत्पादक हो, या कोई भी कंज्यूमर हो, हर्बीवोरस हो, कार्निवोरस हो, ओमनीवोरस हो, यानी शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, या सर्वाहारी हो, या ग्रीन प्लांट्स हो, इनमें किसी की भी जब डेथ हो जाती है तो डेथ होने के बाद में इनको वापस क्या करते हैं, ये स्मॉल पीसेस में या जिस सोर्स से ये बने हुए थे उन सोर्स में उनको ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए इनको डिकम्पोजर, सेप्रोफाइट्स या ओस्मोट्रोप्स जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट्स हो या वो एनिमल हो, उनकी डेथ होने के पश्चात उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उनको अपन क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। या इनके लिए एक वर्ड काम में लिया गया है, लिंडेमैन ने इस वर्ड की डिस्क्रिप्शन दी थी, और इन्हें क्या कहा गया, इन सबको ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर्स क्या है, अभी एक अपन ने ऊपर पढ़ा था कन्वर्टर या ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर तो क्या करता है, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करता है। ऑर्गेनिक मटेरियल यानी अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है। और ट्रांसफॉर्मर्स जो लिंडेमैन ने वर्ड दिया था, ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मटेरियल को किसमें कन्वर्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक। तो ये दोनों वर्ड आपको स्पेशली कंफ्यूजिंग करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो इनको स्पेशली आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में, यानी अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर रहे हैं कौन, परिवर्तक या ट्रांसड्यूसर, और कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर रहे हैं कौन, ट्रांसफॉर्मर्स। तो ये वर्ड आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें कि ट्रांसफॉर्मर्स के एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल अपने हो जाएंगे कवक, फंगी, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और सेप्रोफाइट्स जो होते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को इनऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। और इन्हें थीमैन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इनको रिड्यूसर कहा। क्या कहा, रिड्यूसर, हिंदी में भी रिड्यूसर, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अपने चल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी किसे कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थों की जितनी मात्रा किसी समय में एक पारितंत्र में उपस्थित होती है उसे हम स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी कहते हैं। मींस amount of inorganic substances in a ecosystem at a particular time period। दोबारा से सुन लीजिए, the amount of inorganic material in a particular time in a ecosystem, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम में अकार्बनिक पदार्थों की जितनी मात्रा एक निश्चित समय में उपस्थित होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्वालिटी। देखिए इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और आता है, छोटा प्रश्न, स्टैंडिंग क्रॉप। देखो स्टैंडिंग स्टेट और ये क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप, इसको हिंदी में अपन कहते हैं स्थिर सस्य। तो यहां हमने स्टैंडिंग स्टेट या स्टैंडिंग क्वालिटी में किसकी बात की,
स्टैंडिंग क्वालिटी में हमने बात की इनऑर्गेनिक मटेरियल की। स्टैंडिंग क्रॉप क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप क्या है कि जो फूड चेन होती है, खाद्य श्रृंखला, और उसके जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं अलग अलग, शाकाहारी पहले उत्पादक, फिर शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी। तो खाद्य श्रृंखला के जो स्टेप्स है या न्यूट्रिशन लेवल है या ट्रॉफिक लेवल है, उसमें जो जीवित खाद्य पदार्थ होता है उसकी मात्रा को अपन क्या कहते हैं? स्थित सस्य या स्टैंडिंग क्रॉप। मींस लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल इन ए फूड चेन एट देयर वेरियस ट्रॉफिक लेवल, जिसे हम नॉर्मली क्या कहते हैं? जिसे हम नॉर्मली बायोमास कहते हैं, जिसे नॉर्मली बायोमास भी कहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल इन ए फूड चेन एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल, यानी हम किसी भी ट्रॉफिक लेवल में स्टैंडिंग क्रॉप की बात कर सकते हैं। जैसे हर्बीवोरस के लिए क्या है? ग्रीन प्लांट्स जो है वो क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप है। ठीक है। कार्निवोरस के लिए हर्बीवोरस क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप है। ओमनीवोरस के लिए कार्निवोरस जो है वो क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप है। तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल में जो लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स की जो अमाउंट है उसको अपन क्या कहते हैं? स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फूड चेन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फूड चेन? खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो फूड चेन जो है अपने पास, फूड चेन कितने प्रकार की होती है? एक्चुअल में देयर इज नो एनी फूड चेन प्रेजेंट इन इकोसिस्टम। We can divided food web in various parts, that is called food chain। और एल्टन नामक एक साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि किसी भी फूड चेन में 5 से 6 स्टेप से ज्यादा स्टेप्स नहीं होते हैं। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि 5 to 6 स्टेप, यानी 5 से 6 पदों से ज्यादा पद किसी भी खाद्य श्रृंखला में नहीं होते हैं। तो फूड चेन कितने प्रकार की होती है? फूड चेन 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक है ग्रेजिंग यानी चारण, ग्रेजिंग या चारण हिंदी में, और दूसरी है डेट्रियस। डेट्रियस मींस ग्रेजिंग जो है वो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, और डेट्रियस जो है वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से स्टार्ट होती है। जैसे मृत कार्बनिक पदार्थों से ये प्रारंभ होगी और ये हरे पादपों से प्रारंभ होगी। फिर इसको फिर 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। एक है अपनी परभक्षी या प्रेडिटर। प्रेडिटर जो है वो आप लोगों को पता है, प्रेडिटर जो है वो छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होके बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाती है। और दूसरी है पैरासाइट। पैरासाइट यानी ये स्मॉल एनिमल से, ऊपर वाली प्रेडिटर जो है स्मॉल एनिमल से लार्ज एनिमल में, और पैरासाइट जो है वो लार्ज एनिमल से स्मॉल एनिमल में जाती है। ठीक है। पारितंत्र की नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है पारितंत्र के स्थायित्व पर किसका प्रभाव पड़ता है? ठीक है। तो the stability of ecosystem is affected by 2 factors. One is food chain and another is food web। यानी खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल जो है उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है? स्टेबिलिटी। किसकी? स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज अफेक्टेड बाय 2 फैक्टर्स, फूड चेन एंड फूड वेब। जितनी अधिक फूड चेन्स होंगी, जितना सघन फूड वेब होगा, जितना कंडेंस फूड वेब होगा, सघन खाद्य जाल होगा, उतना ही क्या होगा? इकोसिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। ठीक है। तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, फूड वेब एंड फूड चेन। उसके बाद में जो अपन ने बात की थी इकोलॉजिकल पिरामिड और इल्टोनियन पिरामिड। तो इल्टोनियन पिरामिड शब्द जो है वो किसने दिया? तो चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन गिवन द वर्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। पारिस्थितिक स्तूप की संज्ञा किसने दी? तो पारिस्थितिक स्तूप की संज्ञा जो है वो चार्ल्स एल्टन ने दी थी। उसके बाद में अपना एक और क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम में जैव ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द
एनर्जी इन ए इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में एनर्जी की अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है? तो आप लोगों को याद रखना है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर के द्वारा क्या कर सकते हैं अपन? किसी भी इकोसिस्टम में जैव ऊर्जा को ज्ञात किया जा सकता है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन आता है एनर्जी फ्लो का। आप लोगों को याद होगा एनर्जी फ्लो जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में केवल 10% एनर्जी का ही फ्लो होता है। इसे हम रूल ऑफ इकोलॉजिकल टिथ कहते हैं। रूल ऑफ इकोलॉजिकल टिथ, हिंदी में कहते हैं दक्षांश का नियम। तो दक्षांश का नियम जो है वो किसने दिया था? ठीक है, दक्षांश का जो रूल है वो किसने दिया था? स्लोबोडकिन। ये साइंटिस्ट का नाम है, बोडकिन नामक साइंटिस्ट ने दक्षांश का नियम दिया था। ठीक है, द रूल ऑफ इकोलॉजिकल टिथ वाज गिवन बाय स्लोबोडकिन। और एक और क्वेश्चन बनता है एनर्जी फ्लो की स्टडी किसने की थी? तो एनर्जी फ्लो की स्टडी भी जो है, एनर्जी फ्लो की स्टडी भी लिंडेमैन ने की थी। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो की स्टडी जो है वो लिंडेमैन ने की थी। तो ये आपके इकोसिस्टम वाले चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे प्रश्न थे जिनके बारे में मेरे पास आप लोगों के कॉल आए थे। बहुत से विद्यार्थियों को इसमें कंफ्यूजन था, तो ये मैंने जितने भी संभावित छोटे प्रश्न जो स्मॉल या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो आप लोगों के लिए तैयार किए। तो इनको भी आप अच्छे से एक बार कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।